तो गाइस बात कर रहे थे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की, है ना। ठीक है, जो हमने टर्म्स में देखा था कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जाके। बाकी यहाँ मैंने लिख भी दिया है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन्स, ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉलिड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सैंपल टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको अगर बाय फॉर्मूला से देखें आपको, तो G बराबर हो जाएगा मास ऑफ, है ना, सॉलिड और मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहता है ना। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मास डेंसिटी में लिखना है, मास डेंसिटी में ऑफ सॉलिड्स और मास डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जो ये लगभग हम लोग इसको लेते हैं 1000, है ना, और ये वॉल्यूम में है और ये मास में है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्वेश्चन निर्भर किस में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बात यह है कि आप हम लोग जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पर्पज से निकालते हैं, क्या निकालना है, इसकी क्या मोटो है जो हम इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी अब देखते हैं, चाहे ये टर्म में पढ़ने के लिए मिलता है या हम इसको डेरिवेशन से देखते हैं, तो क्या इसकी मोटो होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए स्टोन गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स क्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता चलता है कि क्वालिटी क्या क्या क्वालिटीज है और क्या प्रॉपर्टीज स्टोन की। ठीक है, इट्स सीन द हायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन द हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर इट्स विल बी। बोल रहा है कि बताया जा रहा है कि द हायर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्टोन द हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर इट विल बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हाई वैल्यू में हमें बताया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो वो स्टोन कैसा होता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हेवी स्टोन्स आर कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग एंड हैव, है ना, यहाँ लेसर पोरोसिटी। हेवी स्टोन आर कॉम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग एंड हैव लेसर पोरोसिटी। अब क्या होता है कि हेवी स्टोन जो है उसमें पोरोसिटी कम होती है। ठीक है, अच्छे कंपैक्शन फैक्टर अच्छा रहता है उसका, और स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, in generally a good building stone should have specific gravity. A good building, in general a good building should have a specific gravity greater than, ठीक है, तो stone should have a specific gravity greater than, देख रहे हैं 2.5 या 2.56 लेसर वैल्यू इज कंसिडर्ड अनसुइटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब मान ले जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आया तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक नहीं है वो स्टोन। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं, इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस पूछता है इसका, पर्पस पूछ लेता है कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों निकालते हैं किसी स्टोन्स के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं, एक बार आप और भी कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो नीचे देखते हैं, है ना। द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, देखें प्रोसीजर इन IS 1121
1974 एज फॉलो। अब मान लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किसी कोर्ट के प्रोसीजर पे तो होगा ना, ये जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड मतलब रिकमेंडेड करते हैं। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, है ना, ये देख सकते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस किस स्टेप्स को लेता था ये, ठीक है। पहला स्टेप्स में क्या है, 500 ग्राम लेते हैं, ठीक है। इसमें सबको thoroughly washed species of stone is crushed to 3 mm, ठीक है। मतलब उसको स्पेसिस में वो 3 mm साइज में, है ना, एक वाश करके तो उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज विच देख सकते हैं आप, ठीक है। पार्टिकल साइज मिक्स थ्रो एंड सैंपल्स ऑफ 500 ग्राम ईच आर प्रिपेयर्ड। मतलब उसको ब्रेक करने के बाद वहां से 5 ग्राम सैंपल्स को हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। ईच सैंपल इज ग्राउंड टू साइज पासिंग। अब सारे सैंपल्स को पास करवाते हैं किससे, 150 माइक्रोन mm आइस शिप से, ठीक है। ऑल द मैग्नेटिक पार्टिकल्स इंट्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग क्रशिंग ग्राइंडिंग आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। क्या हुआ कि उस टाइम में जो हम मतलब 5 ग्राम जो भी मतलब उसको सैंपल को जो हम लोग पास करवाएंगे, ठीक है, उसमें छोटे छोटे भी आएंगे जो ग्राइंडिंग होके आते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग या क्रशिंग करने में जो मतलब जिसको बोलते हैं आम भाषा में जो बोलते हैं झड़ जाना, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, उसको जो है ना एक मैग्नेटिक चीज से उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या, सैंपल इज ड्राई इन ओवन। अच्छा, उस सैंपल को कितना टेम्परेचर पर ड्राई किया जाता है, 105-110 तक, एंड कूल्ड इन। उसको निकालने के बाद, ठीक है, उसको निकालने के बाद, है ना, एंड कूल टू इन डेसिकेटर एंड वेट इन अ वेटिंग बोतल। अब क्या है कि उनको जो लाके डेसिकेटर पर ठंडा करते हैं और वो उसमें वेट बोतल में इसको रख के वेट करते हैं, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, अ क्लीन वॉश्ड स्पेसिफिक बोतल। हालांकि देखिए ये इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए, डिप्लोमा चाहे वो बीटेक में है, बीई में है, तो उनके लिए हेल्पफुल है। बाकी आप गेट के हैं तो आपको स्टेप्स फॉर्मूला याद करने की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो प्रोसीजर है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो अ क्लीन वॉश्ड स्पेशल बोतल ड्राई टू कांस्टेंट वेट इन ओवन, ठीक है, इज कूल्ड इन डेसिकेटर एंड वेट एम इज डिटरमाइंड बाय द एनालिटिकल बैलेंस जो होते हैं वहां पे जो उससे मेजर किए जाते हैं वेट एम कब, जब हम एक साफ और वास्ट स्पेसिफिक बोतल को, है ना, कौन से टेम्परेचर में इसको ओवन करके इसको बाहर निकाल ठंडा कर लेंगे, ठीक है। तो उसका M1 भी वेट कर लेंगे, ठीक है। अबाउट 15 ग्राम ऑफ क्रश सैंपल इज प्लेस्ड फ्रॉम वेइंग बोतल। अबाउट 15 ग्राम ऑफ क्रश्ड सैंपल इज प्लेस्ड फ्रॉम वेइंग बोतल इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले तो हमने डेसिकेटर पर रखा ठंडा होने के लिए, फिर बोतल में पैक किया, उसको डाला मतलब उसमें, और उसके बाद फिर उसको उस बोतल को पहले हमने वेट किया, ठीक है, जो M1 निकला था। उसके बाद उसमें वो डाला, मतलब जो स्टोन पार्टिकल्स थे जो हमने ब्रेक किया था उसको डाला उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर वहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल में डाला जहां स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करना था, और उसको अच्छे तरीके से स्टॉपर एंड इट्स मास इज डिटरमाइंड, मतलब उसको अच्छे तरीका से बंद करके फिर उसका वेट किया, ठीक है। पहले खाली बोतल का किया, फिर उसको उस बोतल का किया, ठीक है, जो उसमें इसको डालने के बाद द स्पेसिफिक ग्रेविटी। मेन बात है ना गाइस कि उसमें जो है ना, पहले जो हमने मतलब जो बोतल था वो बोतल सिर्फ उसमें होल्ड करने के लिए था, मतलब स्टोन्स को, और स्पेसिफिक बोतल जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए काम आता, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल फिल विथ डिस्टिल्ड वाटर 3-4 टाइम इट्स कैपेसिटी ऑफ बॉयल। ये तो बात सही है कि अगर हम मान लीजिए इसमें डालते हैं, स्टोन डालते हैं, तो उसका कितना 3/4 पार्ट जो है पानी से, इसमें पानी को पोर्ट कर दे इसमें, ठीक है। एंड विथ द कॉन्सेंट ऑन कंटेंट्स फॉर कंटेंट अबाउट 10 मिनट्स, ठीक है। द बॉइल्ड कर दें, है ना, एंड बॉइल्ड विथ द कंटेंट्स फॉर अबाउट 10 मिनट्स। द बोतल इज gently round
ऑन साइड टू रिमूव इंटरप्ट एयर। अब मान लीजिए उसको अगर बॉयल कर रहे हैं तो वो इस तरह से वो उसको मतलब बोतल को जो है ना पैक करे कि वो हवा का जो होता है ना एग्जिट एंट्री ना हो। द बोतल इज कूल्ड फिल्ड विथ डिस्टिल वाटर विथ स्टॉपर प्लेस्ड ऑन इट मास M3। अब इसको ठंडा करके निकाले बाहर, फिर है ना उसके बाद M3 डिनोट करें आफ्टर क्लीनिंग और आउटसाइड ड्राई। ठीक है, तो M3 ये प्रोसीजर कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, मैंने प्रोसीजर बताया आपको किस तरह से करते हैं। द बोतल इज एम्प्टी वॉश्ड फिल्ड विथ डिस्टिल वाटर विथ स्टॉपर प्लेस्ड ऑन इट मास M4 डिटरमाइंड आफ्टर क्लीनिंग इट आउटसाइड ड्राई। अब क्या है कि उसको निकाले बाद फिर इसका वेट करेंगे। ठीक है, क्यों, उससे खाली वेट निकालेंगे। यहाँ पर लिख दिया बोतल को खाली करेंगे। ठीक है, वॉश करेंगे फिल्ड विथ डिस्टिल वाटर विथ स्टॉपर प्लेस्ड ऑन मास M4 डिटरमाइंड आफ्टर क्लीनिंग इट आउटसाइड ड्राई। ठीक है, देखिए गाइस इस तरह से अभी समझ में आपको नहीं आ सकता जब तक आप उसको प्रैक्टिकली आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं किस तरह से वो, आपको सिर्फ वहाँ देखना है, प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, आप सिर्फ देखना है किस तरह से करता है। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एट रूम टेम्परेचर कितना होता है, देख लीजिए M2 माइनस M1 अपन M4 माइनस M2 माइनस M3 माइनस M2। ठीक है, और इसकी एवरेज वैल्यू होने लाई करनी चाहिए कितना 2.0 से 2.8 स्टोन के लिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए काम नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर बताया मैंने। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा टर्म है पोरोसिटी एंड वाटर अब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वाटर अब्जॉर्प्शन क्या है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स विच आर इंट्रैप इन रॉक्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। अब क्या बोला, जब रॉक तैयार होता है रहता है तो उस फॉर्मेशन में, जो रॉक फॉर्मेशन में जो है एयर बबल्स की भी उसमें जो है ना प्रेजेंस हो जाती है। या इससे कह सकते हैं आप, और अकाउंट द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूट मिनरल्स बाय एटमॉस्फेरिक एक्शन मिनट होल्स और कैविटीज आर फॉर्म विच इज आर कॉमनली नोन एज पोर्स। तो या तो आप उस तरह से बोल सकते हैं कि जब एयर बबल्स जो है ना जैसे रॉक्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें आता है, या फिर इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जब डिकम्पोजिशन होता रहता है और मिनरल्स की मात्रा उसमें एटमॉस्फेरिक एक्शन की वजह से मतलब डिस्टिंग्रेंस होता है, जो स्टोन जो है जो एटमॉस्फेरिक एक्शन से डिस्टिंग्रेंट होता है। ठीक है, तो उसमें है ना वहाँ मैट होल्स या कैविटीज फॉर्म हो जाती है विच इज आर कॉमनली नोन एज पोर्स। अब छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, बड़े पोर्स भी होते हैं। तो आप सवाल में पढ़े होंगे, उम्मीद है आप पढ़े होंगे। तो बस पोर्स ही पोरोसिटी है। द पोरोसिटी ऑफ सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड रॉक्स वेरीज 0.0 to 20%। अब पोरोसिटी कितना होना चाहिए, 0 से लेकर 20% तक। The resulting permeability and observed affect the bond between the stone and cement paste stone is imaginary। वो तो हो गया पोरोसिटी का, लेकिन रिजल्ट परमेबिलिटी एंड अब्जॉर्प्शन अफेक्ट द बॉन्ड। अब क्या है कि अगर मान ले अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होंगे, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो वो अफेक्ट करता है किसको, बॉन्ड बिटवीन द स्टोन एंड सीमेंट पेस्ट स्टोन। अगर मान लीजिए सीमेंट से और स्टोन की जो मशीनरी तैयार कर रहे हैं वहाँ इफेक्ट करेगा बॉन्ड को। The resistance of masonry to freezing and thawing, chemical stability, resistant to abrasion, the specific gravity of the stone and appearance of building। अभी क्या है यहाँ देख सकते हैं कि the resistance of masonry to freezing and thawing, chemical stability, resistant to abrasion, the specific gravity of stone and appearance of building। ये चारे फैक्टर्स जो है, ठीक है, इसमें ना फ्रीजिंग की फ्रीजिंग एंड थॉइंग नहीं होना चाहिए, केमिकल रेजिस्टिविटी होना चाहिए, रेजिस्टेंस किसके एब्रेशन से एब्रेशन के लिए होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन अच्छा होना चाहिए, अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मतलब यहाँ पर मेजनरी हो तो यहाँ प्रेस्टिशन तो नहीं आ सकता ना, है ना। जब यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर तो ये सब रेजिस्ट तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ग्रेटर द पोरोसिटी ऑफ स्टोन ग्रेटर आर चांसेस टू इट्स डिस्टिंगेशन। अब मान लीजिए जिसे बताया मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बड़ा होगा तो स्टोन बेस्ट होगा फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, और यहाँ अगर ग्रेटर पोरोसिटी हुआ तो वो फिर डिस्टिंगेशन हो जाएगा, वो वर्क के लिए ठीक नहीं है।
द वाटर एब्जॉर्ब बाय स्टोन डिपेंड्स लार्जली ऑन द इट्स डेंसिटी। अब बोल रहा है कि अगर स्टोन जो है वाटर ऑब्जर्व किया है तो इसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। अ डेंस स्टोन ऑब्जर्व लेस देन अ पोरस स्टोन। अब डेंस स्टोन बता रहा है कि डेंस स्टोन जो है वो कम मात्रा में मतलब ऑब्जर्वेशन करता है, कौन? पोरस स्टोन के मामले में, ठीक है। A law absorption is generally considered to indicate good quality। सही बात है, जब ऑब्जर्प्शन कम होगा, पोरोसिटी कम होगी, तो वो बिल्डिंग उसकी जब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अच्छा होगी तो वो बेस्ट है किसके लिए? गुड क्वालिटी स्टोन। तो देखिए यहाँ निकालने कुछ फार्मूला है। द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय अ स्टोन व्हेन इमर्स इन वाटर टर्म एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्टोन। अब इसकी हम उसका क्या बोलते हैं उसको, अगर एक्सपेरिमेंटल चेक करते हैं तो वहां पर हम लोग इसकी क्या करते हैं, स्टोन को पानी में इमर्स करते हैं, ठीक है, और वहां एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं। तो बाय वेट देखेंगे तो आप देख सकते हैं m1 माइनस m अपन m, ठीक है, और बाय वॉल्यूम देखेंगे तो m1 माइनस m अपन वॉल्यूम इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप ले लें, ठीक है, एक मिनट, ये ले लें आप पोरोसिटी के लिए, ठीक है, और ये ले लें आप वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो बस यही आपको देखना था, कुछ है नहीं है, बस फॉर्मूला सब मैं इसे बताना मेरा फर्ज था, ठीक है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सब रहते हैं तो उनको जो है ना एग्जाम में लिखना रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप गेट के स्टूडेंट है तो उनको तो पर्पस याद रखना रहता है इससे, ठीक है। और भी कर दिया मैंने ऊपर, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ कुछ मैंने टर्म्स लिखा है, ठीक है। वाटर absorption by volume it's always less than, water absorption by volume it's always less than 100%। ये तो सही कह रहा है। where that by weight of porous material may be exceed 100%। ये कह रहा है कि वाटर absorption by volume तो 100% से कम होता है, होगा ही, ऑलवेज कम होता है, लेकिन बाय वेट ऑफ द पोरस मटेरियल मे बी एक्सीड 100%। अगर बाय वेट देखेंगे तो पोरस मटेरियल हमेशा 100% से एक्सीड कर जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, अच्छा टर्म है, पॉज करके आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इससे क्वेश्चन छोटे मोटे फॉर्मूलेज पे ही फ्रेम होते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें ही नहीं है, सब कोई वैल्यूज दिए रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसका हम स्ट्रेंथ देखते हैं, स्ट्रेंथ पे क्या इसका रोल है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए स्टोन का जो हमारे मशीनरी के काम आए, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हैं, पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसे हम रीड कर देते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन मशीनरी कांट एक्सीड दैट ऑफ द स्टोन कंटेंट देयरइन। द स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन मशीनरी कांट एक्सीड दैट ऑफ स्टोन कंटेंट देयरइन। देयरफॉर सो लॉन्ग एज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज an order of magnitude stronger than that of the machinery made with them it's sufficient। ये बोल रहा है कि मतलब जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो स्टोन के स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ है उनका, उनसे मतलब एक फैक्टर लेके, तो मान लिया अगर उसकी कैपेसिटी 10 है तो 8 पे ही रखेंगे उसको, ठीक है। तो इस कैपेसिटी से हमें स्ट्रेंथ पता करके स्टोन मेजरने में यूज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लें अगर 10/10 से हम मान लें 10 कैपेसिटी है इसकी, वेट या मास को गेन करने की, और उस पर मैंने 10 लगा दिया तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फेल होने के, ठीक है, बॉन्ड के। तो हम एक फैक्टर लेते हैं, फैक्टर में स्टोन को हम अगर कैपेसिटी 10 है तो 8 ही रख के उसको ही करते हैं ताकि वो हमारे लिए लॉन्ग लाइफ चले। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि एफिशिएंट होना चाहिए। It's desirable that building store should be strong and capable to supporting heavy loads। बताया मैंने, अगर आप इसके मान ले 10 कैपेसिटी है उनकी, तो अगर आप 7-8 ले रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी तो अच्छी रही थी, वो बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर को भी अच्छे हेवी स्ट्रक्चर को वो हेवी लोड को वो बेयर कर लेगा। जनरली स्टोन क्रशिंग एंड स्टोन इम्पैक्ट टेस्ट आर प्रिस्क्राइब फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑफ स्टोन। पता है हमें, जो आपको तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, और नए स्टूडेंट है तो उनको तो बताना पड़ेगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है आप लोग जो पास आउट हो चुके हैं वो तो उनको पता होगा कि जब हम टेस्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग करने के चेक करने के लिए, तो उसमें क्रशिंग स्ट्रेंथ देखते हैं और इम्पैक्ट टेस्ट देखते हैं।
दो टेस्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोन, फॉर स्टोन टू बी यूज स्पैन ओपनिंग एंड कैरी ट्रांसवर्ट लोड, तो वो होता है, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। और हमें किस चीज़ में काम करना पड़ता है, इन्वर्स लोड में, ठीक है। बेंडिंग स्टेज आर क्रिटिकल, ठीक है। ट्रांसफर बेंडिंग स्टेज आर क्रिटिकल, ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट ब्रिटलनेस, लैक ऑफ टफनेस एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेक्सचर ऑफ स्टोन। अब बोल रहा है कि अगर मान लें यहाँ देखिए, फॉर स्टोन टू बी यूज्ड स्पैन ओपनिंग एंड कैरी इन टर्न्स लोड, तो बेंडिंग स्टेज आर क्रिटिकल हो जाते हैं वहाँ पे। ट्रांसफर स्ट्रॉन्ग टेस्ट आर मस्ट जरूरत पड़ जाता है वहाँ पे। ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट आर बहुत जरूरी है, जो डिटेक्ट कर सकता है कि ब्रिटलनेस कितना है इसके अंदर, लैक ऑफ टफनेस कितना है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेक्सचर सिस्टम की क्या है, वो पता करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, अगर बेंडिंग स्टेज क्रिटिकल हुआ तो ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, ठीक है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ, यहाँ देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, देख ले सकते हैं आप एक बार, ठीक है। अब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द लोड नेसेसरी टू क्रश स्मॉल क्यूबिकल सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन। अब क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होता है स्टोन का, जो एक क्यूब बनाते हैं हम ना, छोटा सा क्यूब बनाकर उसको उसमें प्रेशर लगाया जाता है और उसको कंप्रेसिव जोन में प्रेशर लगता है। अगर वो फेल कर जाता है तो वो कंप्रेसिव टेस्ट के उसको काउंट करके कितने लोड पर क्या स्ट्रेस की वैल्यू थी, उस तरह से कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है एक क्यूबिकल। हालांकि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, कट फ्रॉम द स्टोन विच आर एक्यूरेटली ड्रेस्ड टू इट्स डायमेंशन। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो हम जो लेंगे स्टोन जो लेंगे वो क्यूबिकल फॉर्म कर लेंगे, कहाँ से, जो स्टोन क्वेरी होके आते हैं उसमें उसको निकाल के उसको ड्रेस करके एक शेप दे करके क्यूबिकल, उसके बाद उसका करेक्ट डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। द डायमीटर और या टेस्ट द डायमीटर या लीस्ट लेटरल डायमेंशन स्पेसिमेन इज नॉट लेस देन, ऊपर लिखा हुआ आपको यहाँ, नॉट लेस देन 40 mm, है ना, लॉस लेस कम नहीं होना चाहिए। विथ हाइट टू डायमीटर, विथ हाइट टू डायमीटर, इसके हाइट से डायमीटर तक, या लीस्ट लेटर डायमेंशन रेशियो इज इतना इतना होना चाहिए 1/1 के। द मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन इज 3 स्पेसिमेन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। और सबका ये देखेंगे क्या रेशियो है इसका। इंपॉर्टेंस है गाइस, देख लें, बहुत इंपॉर्टेंस है ये। द स्पेसिमेन आर इमर्स इन वाटर फॉर 72 घंटा, आई एम सॉरी 72 आवर्स, हम लोगों ने हिंदी बोल रहे हैं तो इसलिए हिंदी बोला ये, ठीक है। तो स्पेसिमेन आर इमर्स इन वाटर फॉर 72 आवर्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। द स्पेसिमेन आर टेक आउट एंड वाइप्ड ऑफ द सरफेस ऑफ मॉइस्चर बाय द डैम्प क्लॉथ। अब ये तो आप लोग पता हो, सिंपल लैंग्वेज समझ में चाहिए, पढ़ के समझ भी सकते हैं कि उसको 72 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पानी में डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसको निकालते हैं, फिर एक डैम्प कपड़ा लेकर उसको पोंछते हैं ऊपर से, जिसको बोलना डैम्प करना, ठीक है। सरफेस ड्राई स्पेसिमेन आर प्लेस्ड इन कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन। अब उसको सैंपल को ले जाकर टेस्ट करते हैं, ठीक है। जो कौन मशीन होती है वो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है। बिटवीन 2-5 mm थिक प्लाईवुड पीसेस, कैसा होता है वो, 2-5 mm 25 mm थिक प्लाईवुड, है ना। द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड इन द रेट ऑफ 14 मेगापास्कल पर मिनट। अब देखिए क्या है, कंप्रेसिव टेस्ट में अब डालेंगे, इस मशीन में डालेंगे तो उसमें बताया था आपको ना, लोड वेरी करेगा वहाँ, कितना लोड डालना है वहाँ, ठीक है। तो लोड को ग्रेजुअली अप्लाई करते रहना है, कब, 14 मेगापास्कल पर मिनट टिल स्पेसिमेन आर क्रश, जब तक वो टूट ना जाए। हम जो 3 स्पेसिमेन है जो इसको डाले क्यूबिकल फॉर्म में, उसको हम डालेंगे और जब तक वो टूट ना जाए तब तक हम उस पर 14 मेगापास्कल पर मिनट लोड लगाते रहेंगे, ठीक है। द अप्लाइड लोड एट द फेलियर इट इज डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया। द अप्लाइड लोड फेलियर इट इज डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देंगे ऑफ द स्पेसिमेन टू ऑब्टेन द यूनिट स्ट्रेस एक्सप्रेस एज द न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका स्ट्रेस पता कर लेंगे वहां पर क्या आया, ठीक है। जिस फेलियर पे वो जिस वैल्यू पे वो फेल होता है उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसकी लोड अपन एरिया पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वहां से हमें स्ट्रेस पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं, है ना, हम लोग तो जानते हैं ना, एक मिनट,
हम लोग जानते कि स्ट्रेस क्या होती है, P/A, है ना, ये तो होती है ना। स्ट्रेस क्या होती है, P/A, है ना, जिस पे फेयर करे वो वैल्यू एक लास्ट रिकॉर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। द एवरेज ऑफ थ्री वैल्यूज विल गिव द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन। अब तीनों को जब करेंगे उस तीनों का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। मान लें कि एक का निकाल दिया, फिर तीन स्पेसिमेन था ना, तीनों को निकालने के बाद तीनों का एवरेज निकाल देंगे, तो वो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन इज रियल। द रिजल्ट वेरी विथ साइज एंड शेप the methods of preparation and placement in the testing machine. The result varies with size and shapes, ठीक है। अब उसका रिजल्ट जो है साइज ऑफ शेप्स पे करेंगे, द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट इन द टेस्टिंग मशीन। वो तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, साइज पे तो होता ही है वेरी, ठीक है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यूज फॉर गुड क्वालिटी, देख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार पॉज करके इसको देख लें, याद करें इसको। ग्रेनाइट के लिए 70 से 140 MPa, ठीक है, जो कि है ना लाइमस्टोन है, ट्वेंटी टू 40 MPa, ठीक है। हार्ड लाइमस्टोन 55 से 90 MPa, सैंडस्टोन है ना 32 से 100 MPa। ये सब वैल्यूज है, वो मैं इसमें बताने क्या है, आप तो गैस खुद पॉज कर पढ़ सकते हैं क्या वैल्यूज है। मार्बल के लिए कितना है, फ्लैट स्लेट के लिए कितना है, ठीक है। नोट करके मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, कि एज अ गुड स्टोन यूजुअली रिचेस क्रशिंग स्ट्रेंथ, अ गुड स्टोन यूजुअली रिचेस क्रशिंग स्ट्रेंथ टू। अब बोल रहा है कि अच्छे जो मतलब स्टोन होंगे ना, उसकी जो क्रशिंग जो स्ट्रेंथ फेलियर जो होती है वो अक्सर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसका, 60 से 85 MPa। जैसे गाइस इतना पे जो है ना, इतना स्ट्रेस पे जो है वो जो क्रशिंग है ना वो रिच कर जाता है, क्रशिंग रिच कर जाता है, स्ट्रेंथ जो इसका खत्म होने लगता है। तो ये गुड स्टोन बिल्डिंग की पहचान है, याद रखिएगा गाइस, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार ओवर भी कर लें आप, अब पढ़ लें एक बार, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ओवरव्यू करके एक बार देख लें और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स दें, आपको डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।